हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट ऑफ का फिजिकल एजुकेशन के पहले यूनिट जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स यानी कि खेल आयोजनों का प्रबंध के सभी टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस यूनिट में 5 टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक है जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट, जिसमें प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है। सेकेंड टॉपिक है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी विभिन्न प्रकार की समितियां और उनकी जिम्मेदारियां, जिसमें प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट पढ़ना है हमको सेकेंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक है फिक्चर्स, ड्रॉ फिक्चर्स बनाने हैं और इसका प्रोसीजर, जिसमें नॉकआउट आएगा, जिसमें बाई और सीडिंग होगा। और दूसरा इसमें आपको ड्रॉ फिक्चर्स बनाने हैं, वो है लीग टूर्नामेंट, जिसमें स्टेयरकेस मेथड और साइकिल मेथड। इसके बाद आपका फोर्थ जो टॉपिक इसमें पढ़ना है वो इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल पढ़ना है, उसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और इसके सिग्निफिकेंस पढ़ने हैं। और लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है कम्युनिटी स्पोर्ट्स, जिसका पर्पस और बेनिफिट पढ़ना है। तो ये 5 आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं फर्स्ट यूनिट में। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने पहले टॉपिक के साथ, स्पोर्ट मैनेजमेंट। देखिए, स्पोर्ट मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो स्पोर्ट मैनेजमेंट है उसमें मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होगी। तो हम सबसे पहले मैनेजमेंट की मीनिंग समझते हैं। द टर्म मैनेजमेंट इज़ ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड मैनेजर विच मीन्स टू यूज़ थिंग्स केयरफुली। मैंने आपको बताया कि जो मैनेजमेंट वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड कहाँ से आया है, मैनेजर से आया है, जिसकी मीनिंग हुई टू यूज़ थिंग्स केयरफुली, यानी कि चीज़ों को सावधानीपूर्वक उपयोग करना। तो ये मीनिंग आपको समझ में आ गई। मैनेजमेंट कहाँ से आया है, मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से आया है। मैनेजमेंट वर्ड फ्रेंच से आया है, जिसका मीनिंग है टू यूज़ थिंग्स केयरफुली, यानी कि चीज़ों को सावधानीपूर्वक उपयोग करना। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। स्पोर्ट मैनेजमेंट क्या है? स्पोर्ट मैनेजमेंट, देखिए, ये स्पोर्ट मैनेजमेंट जो है ये फील्ड ऑफ बिजनेस है, यानी कि ये जो स्पोर्ट मैनेजमेंट है इज़ द फील्ड ऑफ बिजनेस, यानी कि ये एक तरीका देखा जाए तो ये व्यवसाय के क्षेत्र से है, यानी खेलों द्वारा कमाई करना, खेल इवेंट्स के द्वारा कमाई करना। बस आप इतना समझ लीजिए, कीवर्ड है स्पोर्ट मैनेजमेंट का कि खेलों द्वारा कमाई करना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आगे, sport management is the field of business that focus on the conduct and organization of sports इवेंट्स और टूर्नामेंट, जिसका मेन फोकस है, यानी उसके मेन बिंदु पे क्या होता है कि टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना और टूर्नामेंट के थ्रू जो पैसा मिले, जो उसकी कमाई हो, वो उसका मेन फोकस है। ठीक है, तो अब इस स्पोर्ट मैनेजमेंट के 5 फेसेस हैं, 5 फेस हैं, यानी 5 तरीके से आप इसको कंडक्ट करेंगे। अगर स्पोर्ट इवेंट आपको ऑर्गेनाइज करना है, कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो 5 फेसेस आपको रखने पड़ेंगे, तभी आपका सफल स्पोर्ट इवेंट्स हो सकता है, स्पोर्ट टूर्नामेंट हो सकता है। जिसमें पहला फेस है प्लानिंग का, आपको प्लान करना है सबसे पहले, फिर ऑर्गेनाइजेशन का, फिर स्टाफिंग का, फिर डायरेक्टिंग का और लास्ट में कंट्रोलिंग का, यानी 5 इसमें मैंने फेसेस बताए थे। तो हम पहले फेस की तरफ चलेंगे, मैनेजमेंट, यानी सबसे पहले प्लानिंग की तरफ। सबसे पहला फेस कौन सा है? प्लानिंग। अब प्लानिंग का मतलब यहाँ पे समझिएगा, प्लानिंग पहला फेस है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है पार्ट्स और फेसेस ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया था। देखिए इसका वर्ड समझिए कि प्लानिंग जो है सबसे महत्वपूर्ण है, मेन पार्ट है, ये लिखा है सबसे ऊपर देख लीजिए, वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्लान करना यानी योजना बनाना, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये पूर्व में हम डिसाइड कर लेते हैं। और स्ट्रैटेजिक और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द प्रोग्राम फॉर ए प्रोग्राम इज कॉल्ड प्लानिंग, यानी सिस्टमैटिक यानी एकदम व्यवस्थित ढंग से रणनीति बनाना कि किस प्रकार से हमको प्रोग्राम को अरेंज करना है, ये क्या है? प्लानिंग। सिस्टमैटिक तरीके से और एक रणनीति बना के उसको फॉलो करना, ये है प्लानिंग। तो कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, ये पूर्व में ही डिसाइड करना है। देखिए प्लानिंग इज़ प्री वर्क और एंड डन बिफोर द प्रोग्राम, और हमको पहले से ही डिसाइड कर लेना है और प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही सारी चीज़ें हमारी व्यवस्थित हो जाएं, सारी रणनीति तैयार हो जाए, ये है प्लानिंग। दूसरा देखिए ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा इसका फेस है ऑर्गेनाइजिंग। देखिए ऑर्गेनाइजिंग जो मेन क्या काम है ऑर्गेनाइजिंग का, देखिए द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द स्पोर्ट इवेंट, द अवेलेबल रिसोर्सेज and other required things are noted or listed and then arrange as per the need of tournament। देखिए ये समझिए ऑर्गेनाइजिंग जो
टीम है, आयोजन करने वाली जो टीम है, वो अपने पास सारे जितने अवेलेबल सोर्सेज हैं, जितनी उनके पास चीज़ें हैं, वो उनकी एक लिस्ट बना लेता है और साथ साथ जो चीज़ें नहीं हैं उनकी लिस्ट बना लेता है, और जो चीज़ें उनको रिक्वायर मतलब ज़रूरत की चीज़ें उनको लेनी है, आगे आवश्यकता पड़ सकती है, उस हिसाब से वो क्या करती है, अपने पास एक नोट कर लेती है, चीज़ों को नोट करने का काम करती है और एक ड्राफ्ट बना लेती है। और उससे क्या होता है कि जब आगे वर्क होता है तो वो चीज़ें वो उस टाइम तक वो वहाँ तक अरेंज करने की कोशिश करती है, ताकि जो ऑर्गेनाइज होने वाला इवेंट हो रहा है उसमें किसी चीज़ की कमी ना पड़े, है ना, कोई चीज़ कम ना पड़ जाए। तो ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का काम है, आप समझ गए होंगे, ऑर्गेनाइजिंग फेसेस का काम है। अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब आप समझते हैं, स्टाफ मेंबर्स, तो यहाँ वर्किंग फोर्स से है, यानी जो लोगों की संख्या है। देखिए स्टाफिंग मीन्स वर्किंग फोर्स, ठीक है। वर्किंग फोर्स का मतलब कार्यबल, जो उनके पास लोगों की संख्या है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये करता क्या है। देखिए यहाँ पे एक समझिएगा, इन द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट द स्टाफिंग इज अ ग्रुपिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज का एक तरीके का एक ग्रुप होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का, लोगों का, असाइनिंग देम देयर ड्यूटीज़। तो वो क्या करता है, स्टाफिंग, उनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है ना। तो ये ड्यूटी दी कैसे जाती है, ये मेन है। स्टाफिंग में जो जो लोग हैं, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वो उनको ड्यूटी उनके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, यानी उनकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग, उनके अनुभव के अकॉर्डिंग, यानी उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और उनकी कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग कार्य दिया जाता है। यानी स्टाफिंग में वर्क दिया जाता है उनकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको वर्क दिया जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया है स्टाफिंग क्या क्या वर्क करता है। इसके बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है निर्देशन करना, निर्देशन। तो जरा सा, हाँ, इसके बाद देखिए निर्देशन करना, देखिए यहाँ पे निर्देशन करना, जरा सा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो देखिए क्या है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, डायरेक्टिंग क्या है। डायरेक्टिंग का मतलब यहाँ पे हुआ निर्देशित करना, उनको कैसे किस प्रकार से वर्क करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उनके कर्तव्य, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन करना, वो किस प्रकार से वर्क करेंगे वो एक्सप्लेन करना, ये डायरेक्टिंग का काम है, डायरेक्ट करता है, ठीक है। और जो भी हैडल्स आने वाले हैं, जो भी उनके कर्तव्य यानी उनकी ड्यूटीज़ के बीच में कोई भी ऐसी बाधा आए जो जिसमें वो ड्यूटी ना अपनी कर पाएँ, तो वो बाधाओं को किस तरीके से पार करेंगे, उनको साइड करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्टिंग में पढ़नी होती हैं। तो डायरेक्टिंग का वर्क आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आपका कंट्रोलिंग। देखिए कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का जो बेसिक जो मीनिंग अगर आप समझें तो ये टूर्नामेंट के दौरान काम किया जाता है। यानी अगर कोई टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है उस दौरान, यानी कार्य या टूर्नामेंट या कार्य प्रगति के दौरान किया जाता है, यानी टूर्नामेंट हो रहा है उस दौरान। अब उस दौरान कैसे किस प्रकार से वर्क ये करता है, देखिए यहाँ पे ये क्या करता है, मान ली फॉर एग्जांपल किसी तरीके से कोई कमी आती है, यानी वाटर सप्लाई या किसी अन्य प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन आने और ले जाने में दिक्कत आ रही है पार्टिसिपेंट्स को, लोगों को, और यहाँ पे सीट अरेंजमेंट में दिक्कत आ रही है, तो ये वर्क करते हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करने की काम करते हैं। अब देखिए यहाँ कंट्रोलिंग इज़ द स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट फुलफिल द इमीडिएट रिक्वायर्ड और नीड्स ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के दौरान प्रोग्रेस हो रहा हो टूर्नामेंट, उस दौरान अगर कोई आवश्यकता पड़ जाए तो उसको फिल करना, तुरंत उसको फिल करना, ताकि टूर्नामेंट की इफ़ेक्टनेस यानी उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी प्रभावशीलता जो है वो कम ना हो। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग ये वर्क जो है ये टूर्नामेंट यानी जब टूर्नामेंट चल रहा हो, प्रगति पे हो, उस दौरान किया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसके फेसेस। आगे हम बढ़ेंगे वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए वेरियस कमिटीज़, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की कमेटियाँ होती हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। कमेटियां हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बड़ा स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हों तो हम बहुत सारी कमेटियां बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करें तो उससे पहले पब्लिसिटी करना ज़रूरी है
है ना। पब्लिसिटी क्यों करना जरूरी है? पब्लिसिटी करने से क्या होगा कि लोगों तक जानकारी पहुंचेगी कि इवेंट कब हो रहा है, कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कब आना है, क्या एज कैटेगरी है। तो अब देखिएगा ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ क्या करती हैं, वाइल ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट इवेंट्स, अगर आप कोई स्पोर्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वेरियस कमिटीज़ आर फाउंड फॉर सिस्टमैटिक एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ कंपटीशन और टूर्नामेंट। यानी अगर देखा जाए तो सिस्टमैटिक ढंग से अगर टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना है और उस स्मूथ से यानी सुचारू रूप से सरलता पूर्वक से किसी स्पोर्ट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना है तो हम वेरियस कमेटीज़ को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, ताकि टूर्नामेंट सिस्टमैटिक रूप से चले, व्यवस्थित रूप से चले और उसमें कोई कमी ना आए, है ना, स्मूथ चले। तो अब देखिएगा, सबसे पहले आप समझिएगा कि कौन कौन सी कमेटियां हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, वेरियस कमेटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रैक एंड फील्ड मीट स्पोर्ट्स। अगर कोई स्पोर्ट्स मीट स्टार्ट करने चाहना है, यानी फील्ड जैसे कि 100 to 200 400 कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ट्रैक और फील्ड वाला कोई ट्रैक एंड फील्ड वाला टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो क्या करेगा, कुछ कमेटियाँ बनाएगा। वही आप कमेटी के बारे में समझिएगा। सबसे ऊपर है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जो होता है वो प्रशासनिक, उसको बोलते हैं प्रशासनिक निर्देशक, यानी वो एक तरीके से फंड देने का काम करता है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव जो कमेटी होता है वो कार्यकारी समिति होती है, यानी कार्य कराने के लिए लोगों को हायर करता है। तो ये कौन कौन से लोगों को हायर करता है? देखिए, पब्लिसिटी कमेटी। अब पब्लिसिटी कमेटी क्या करती है? पब्लिक लोगों को प्रचार प्रसार, लोगों को सूचनाएं देती हैं, बहुत सारे स्कूलों में सूचनाएं देती हैं, बहुत सारे लोगों को सूचनाएं देता है कि देखो भाई इस दिन इवेंट है, आप लोग आ सकते हैं, इसके लिए ये एक एज कैटेगरी है, इस एज कैटेगरी के बच्चों को आपको आना है, इस तारीख को रजिस्ट्रेशन इतने टाइम होगा, इवेंट इतने टाइम स्टार्ट होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी कमेटी देती है। बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी, अगर कोई टीम बाहर से आती है तो उनके रहने खाने की व्यवस्था करती है। इसके बाद रिसेप्शन कमेटी अब वेलकम के लिए खड़ी होती है। डेकोरेशन कमेटी, डेकोरेशन मतलब डेकोरेट करना, सजाना, उनको जो भी इवेंट है उसको अच्छे तरीके से सजाने का काम करती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब देखा जाए तो यातायात समिति इसको बोलते हैं। आने और खिलाड़ियों को आने और ले जाने की जो व्यवस्था है वो ये देखती है। देखिए, इसके बाद ग्राउंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट मीट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारी कमेटियाँ, जैसे स्पोर्ट इक्विपमेंट्स कमेटी, यानी ग्राउंड इक्विपमेंट्स कमेटी। ग्राउंड में इक्विपमेंट, जैसे कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स की रिक्वायर होती है, जैसे लॉन्ग जंप में बहुत सारे इक्विपमेंट्स की रिक्वायर होती है ना। जैसे रिले रेसेस हुए तो उसमें बैटल की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, उनको फुलफिल करने की ज़रूरत ये करती है। ठीक है, इसी तरह ऑफिशर्स कमेटी, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेटी ऑफ ऑफिशर्स, इसमें एम्पायर, रेफरी, लाइनमैन, है ना, ये सारे स्कोर कीपर, ये सारे लोग आते हैं, ये भी एक कमेटी होती है, ये भी अपना वर्क करते हैं। एक और कमेटी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको फर्स्ट एड कमेटी बोलते हैं। इसमें वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं जो कि बताते हैं कि अगर कोई विक्टिम इंजर्ड है तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, और उनका ट्रीटमेंट करते हैं, इमीडिएट उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तुरंत उनको फर्स्ट एड देते हैं ताकि वो आगे उनकी इंजरी बढ़ ना सके और ठीक हो जाए। अनाउंसमेंट कमेटी ये भी वर्क करती है अनाउंसमेंट करने के लिए। ये पहले भी काम करती है, इवेंट स्टार्ट होने से पहले कि कौन सा इवेंट हो रहा है, इस इवेंट ख़त्म होने के बाद पोजीशंस के लिए भी अनाउंसमेंट किया जाता है। इसी तरह बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी हैं। इसके बाद देखिए, इसमें ये टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है आपका, अनाउंसमेंट कमेटी। आप इसका PDF आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले लीजिएगा, ये सारे आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए एक चीज़ महत्वपूर्ण है, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। प्री का मतलब होता है कि कार्य को पूर्व में करना, यानी जो कमेटियाँ पूर्व में काम करती हैं। ड्यूरिंग दौरान में काम करती हैं, यानी गेम हो रहा है उस दौरान काम करती हैं। और पोस्ट यानी कुछ समय बाद, मतलब बाद में काम करती हैं। पूर्व में कार्य करने वाली कमेटियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे पब्लिसिटी कमेटी, मैंने अभी बताया आपको, पब्लिसिटी यानी पहले पूर्व में बताओ लोगों को, तभी तो हो पाएगा इवेंट, तो पूर्व में बताने का काम करती हैं। फिर और ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, यानी जो लोग आते हैं कुछ दिन पहले, या बोले कि एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले ही तो आएंगे इवेंट होने से पहले, तो उनको कैसे रिसीव करना है, कहाँ तक ले जाना है। तो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी ये प्री में कवर करती हैं। दौरान, ड्यूरिंग कौन सी कमेटी करती हैं? देखिए, फर्स्ट एड कमेटी काम करती है। और ऑफिशियल्स जो है कमेटी, मैंने अभी आपको बताया ऊपर, ऑफिशियल्स कमेटी भी वर्क करती है ड्यूरिंग, यानी मैच हो रहा हो, टूर्नामेंट हो रहा हो, कोई इवेंट हो रहा हो, उसके बीच में
ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी अनाउंसमेंट कमेटी, जैसे कि अनाउंस करने का काम ड्यूरिंग दौरान, उस दौरान भी करती हैं। पोस्ट बाद में कौन सी कमेटी काम करती है, देखिए पोस्ट भी लिखा है। तो पोस्ट की जो कमेटियाँ होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना। फाइनेंस कमेटी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंस कमेटी भी वर्क करती है। फाइनेंशियल जो भी उन्होंने जो भी बिल्स बनाए हैं, बिल मिले हैं और जो भी उनके खर्च हुए हैं, वो सारे वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके प्री ड्यूरिंग पोस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार जो है इसको ध्यान से, मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा और जो मैंने आपको बताया पूरी उसमें वो समझ जाएगा। आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आगे जो टॉपिक है उसका नाम है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट कहते किसको हैं? टूर्नामेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रतियोगिता। आपके सिलेबस में नॉकआउट टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट है और तीसरा है कॉम्बिनेशन। ये तीन ही पढ़ने हैं, तो हम पढ़ते हैं टूर्नामेंट के बारे में। देखिए टूर्नामेंट, वैसे बेसिकली टूर्नामेंट 4 तरीके के होते हैं, आपके सिलेबस में 3 ही पढ़ने हैं। तो टूर्नामेंट क्या है? देखिए टूर्नामेंट के बारे में अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, ये टूर्नामेंट इज़ दैट टाइप ऑफ सीरीज ऑफ स्पोर्ट इन विच ए टीम वन टीम फाइनली विंस एंड रेस्ट ऑफ द टीम लूजेज द मैच। यानी इस टूर्नामेंट में क्या होता है, एक तरीके की सीरीज़ होती है, यानी श्रृंखला होती है और इसमें वन टीम फाइनली विंस और एक टीम जीतती है, बाकी जो टीमें होती हैं वो हो जाती हैं, हार जाती हैं और बाहर चली जाती हैं। तो इस तरीके की श्रृंखला को हम क्या बोलेंगे? टूर्नामेंट। इसके इम्पॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। इसके इम्पॉर्टेंस क्या है? अगर टूर्नामेंट से किसी प्लेयर्स को क्या फ़ायदे हैं? देखिए टूर्नामेंट के थ्रू क्या होगा, प्लेयर्स अपनी स्किल्स को डेवलप करेगा। तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, यानी कि अगर कोई टूर्नामेंट खेलेगा तो उसके स्पोर्ट्स स्किल्स डेवलप होंगे। किसी प्लेयर्स का स्पोर्ट्स स्किल्स तब डेवलप होंगे जब वो बहुत अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट खेले, लगातार खेले। तो इसके बाद देखिए हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स के सिलेक्शन में। प्लेयर्स चाहता कि उसका अपर लेवल पे सिलेक्शन हो, यानी अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम में खेला तो स्टेट लेवल टीम पे हो जाए। इस तरीके से अगर वो टूर्नामेंट खेलेगा तो उसका तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा उसके सिलेक्शन में भी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और मैं बता देता हूँ, जैसे सोशल क्वालिटीज़ भी डेवलप होती हैं अगर हम टूर्नामेंट खेलते हैं। तो टूर्नामेंट के थ्रू हम क्या जानते हैं? रिस्पेक्ट करना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, आदर करना, ठीक है, हॉनेस्टी, ये सारी चीज़ें, वैल्यू, फेयर प्ले, है ना। और एक अच्छे प्लेयर्स की निशानी है कि ये सारी चीज़ों को वो लेके चलेगा। तो प्लेयर्स जब टूर्नामेंट खेलेगा तो उसके अंदर जो सोशल क्वालिटीज़ है वो भी जनरेट होगी, जैसे ब्रदरहुड, है ना, इसके साथ डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना, किस तरीके से दूसरे प्लेयर्स के साथ खेलना। अब हम टाइप की बात करेंगे, टूर्नामेंट के टाइप्स। देखिए टूर्नामेंट के 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। एक नॉकआउट टूर्नामेंट है। नॉकआउट टूर्नामेंट को हम बोलते हैं एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ओलंपिक टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो ओलंपिक टूर्नामेंट अगर पूछा जाए तो आप लिखिएगा नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट का एक नाम है और है एलिमिनेशन टूर्नामेंट। दूसरा देखिए आप टूर्नामेंट है जिसका हम बोलते हैं हम लीग टूर्नामेंट, जिसका राउंड रॉबिन भी नाम है और इसको मिस्टर बर्गर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो टूर्नामेंट है जिसका नाम है आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। और चौथा है टूर्नामेंट जिसका नाम है चैलेंज आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको कितने पढ़ने हैं? केवल 3 ही पढ़ने हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नॉकआउट टूर्नामेंट किसे कहते हैं? देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट को हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट ए टीम विच इज़ डिफीटेड वंस, एक बार कोई टीम हार जाती है, ऑटोमेटिकली गेट्स एलिमिनेट फ्रॉम द टूर्नामेंट। यानी अगर कोई टीम हार जाती है तो वो एलिमिनेट हो जाती है पूरे टूर्नामेंट से। इसका मतलब यही है, ओनली द विनिंग टीम्स कंटिन्यू इन द टूर्नामेंट, केवल जीती टीम ही आगे बढ़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 टीमें हम एग्जांपल में ले देते हैं। एग्जांपल में कुल टोटल टीम 4 हैं, तो अगर 1 का 2 के साथ मैच हो, 3 का 4 के साथ मैच हो, जो टीम आगे जाएगी, यानी मान लेते हैं 1 इसमें आगे गई, 3 और 4 में 3 आगे गई, इसी तरह जो टीमें हार गई यानी 2 और 4 वो एलिमिनेट हो जाएंगी पूरे टूर्नामेंट से, यानी उनको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है नॉकआउट टूर्नामेंट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट। इसके बाद अगला देखिए राउंड हुआ 1 और 3 के बीच। इसमें मान लेते हैं 1 जीता तो और 3 तो बाहर चला जाएगा, उसको भी मौका नहीं मिलेगा। तो यही एक इस गेम की खास बात है नॉकआउट टूर्नामेंट की, इसमें एक ही मौका मिलता है। यही इसमें ड्रॉ फिक्चर बना है। आप इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसके एडवांटेज की तरफ। देखिए इसमें एडवांटेज की तरफ हम अगर बढ़ें तो ये अगर देखा जाए तो ये लेस एक्सपेंसिव होता है, कम खर्चीला होता है। आपको पता है क्यों कम खर्चीला है? क्योंकि इसमें मैच कोई संख्या कम होती है, बहुत दिनों तक ये नहीं चलता है। इसके साथ साथ इसमें जो
जो स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स है वो भी अच्छा होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई टीम रेस्ट कर ले, क्योंकि आपको अच्छा खेलना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छा नहीं खेलते हैं, कहीं भी हारे तो एलिमिनेट हो जाएंगे पूरे टूर्नामेंट से। तो ये भी एक ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए स्टैंडर्ड सेट करने के लिए ये टूर्नामेंट खेले जाते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, इसमें से के और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लेस टाइम टेक होता है, इसमें नंबर ऑफ मैचेस भी कम होते हैं और लेस टाइम भी लेता है ये। इसके साथ साथ मिनिमम जो नंबर ऑफ ऑफिशियल्स यानी अंपायर, रेफरी, लाइनमैन, इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ऐसे टूर्नामेंट में। ठीक है, तो ये भी कुछ एडवांटेजेस हैं। आगे की तरफ बढ़ें तो हम डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं। इनके डिसएडवांटेज क्या हैं, यानी नॉकआउट टूर्नामेंट के डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, अगर देखा जाए इसमें कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में अच्छी टीम, गुड टीम जो है कभी कभी बाहर निकल जाती है। ये थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है कि अच्छी टीम जो है जो कमज़ोर टीम के साथ मैच खेलती है, तो अच्छी टीम जो है कभी कभी सोचती है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में ये जो वीक टीम के साथ हम मैच खेल रहे हैं, हम तो आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन वीक टीम कभी कभी बहुत अच्छा खेल जाती है। इस कारण से वो मैच जीतने के कारण से कभी कभी गुड टीम जो है पहले और दूसरे राउंड से निकल जाती है। ये भी इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। दूसरा देखिए, वीक टीम अगर फाइनल में इंटर कर जाती है तो क्या होता है कि जो जो ऑडियंस है ना, जिनकी संख्या ज़्यादा है, यानी मान लीजिए जो कहीं ना कहीं फेमस टीमें हैं जो अच्छा खेलती हैं, उनके जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, जो ऑडियंस है उनकी ज़्यादा होती है। तो जो स्पेक्टेटर्स हैं उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। इसके डिसएडवांटेज में ये भी लिखा है कि जो वीक टीम है कभी अगर बाई डिफ़ॉल्ट पहुंच जाती है, वीक टीम भी कभी कभी पहुंच जाती है। ये भी लिखा है इसमें कि वीक टीम कभी कभी पहुंच जाती है। ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारे मैचेस में अच्छी टीमें हार गई हैं और जो कमज़ोर टीमें हैं वो आगे राउंड में पहुँच गई, फाइनल राउंड में पहुँच गई, सेमीफाइनल राउंड में पहुँच गई। तो जो ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट, लेक ऑफ इंटरेस्ट देखा गया है ऐसे मैचेस में। इसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे टाइप ऑफ टूर्नामेंट, जिसका नाम है लीग टूर्नामेंट। लीग का एक नाम मैंने बताया था, मिस्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी है और मिस्टर बर्गर सिस्टम भी इसको कहा जाता है, क्योंकि पहली बार इमेजिन किया मिस्टर बर्गर ने इस सिस्टम को, मिस्टर बर्गर ने इस सिस्टम को इमेजिन किया, इसीलिए इसका नाम रखा गया। क्या रखा गया मैंने बता दिया है, मिस्टर बर्गर सिस्टम, BERGER, बर्गर सिस्टम। अच्छा, इसके दो टाइप्स हैं। देखिए, इसके दो टाइप्स हैं और ये नॉकआउट से कैसे डिफरेंट है ये आप देखिएगा। देखिए, इसके टाइप्स ऑफ हम बता रहे हैं आपको, टाइप ऑफ लीग टूर्नामेंट। देखिए, टाइप में अगर सिंगल लीग की बात करें, इसमें एक टीम, यानी सिंगल लीग में क्या होगा, एक टीम दूसरी टीम से एक बार जरूर खेलेगी। देखिए, सिंगल लीग टूर्नामेंट एवरी टीम प्लेज विद एवरी अदर टीम्स वंस, यानी 1 2 3 4 टीमें हैं तो एक टीम दूसरी टीम से जरूर खेलेगी, एक टीम दूसरी टीम से जरूर खेलेगी, एक टीम दूसरी टीम से जरूर खेलेगी। यानी 1-2 के साथ एक मैच खेलेगा, 1-3 के साथ एक मैच खेलेगा और 1-4 के साथ भी एक मैच खेलेगा। इसको हम बोलेंगे सिंगल लीग, एक बार खेलेगा। अगर वही 2 बार खेल जाए तो वो डबल लीग हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है इन द डबल लीग टूर्नामेंट एवरी टीम प्लेस विद एवरी अदर टीम ट्वाइस, 2 बार खेलेगी। तो आपको समझ में आ गया। देखिए, फार्मूला थोड़ा अलग है। देखिए, सिंगल लीग का जो फार्मूला है वो है n(n-1/2), ये सिंगल लीग का फार्मूला है, और डबल लीग का फार्मूला है n(n-1). देखिए, ये दो हैं, ये समझ लीजिए, दो अलग अलग फार्मूले हैं। अगर आपसे पूछता है लीग टूर्नामेंट में सिंगल लीग का क्या फार्मूला है, लीग टूर्नामेंट में सिंगल लीग का फार्मूला है n(n-1/2). इसमें मैचेस निकालते हैं, मैचेस की संख्या। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया है 7 से एक माइनस किया, यहाँ पे 21 आया। डबल लीग में अगर 7 टीमें लेंगे तो डबल आना चाहिए, यानी 42 आना चाहिए। अगर इसको चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। एन यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ टीम हमने 7 ले लें तो n-1 ये हो जाएगा 6, तो ये होगा आपका 42। देखिए, मैंने बताया था ना इसका डबल होना चाहिए, तो डबल लीग है, ये सही है। तो इसका एक बार आप एग्जांपल देख लीजिएगा और आराम से इसको पढ़िएगा। बहुत ही आसान है, बस समझने वाली बात है कि आप कैसे इसको समझ रहे हैं। देखिए, अगला आगे पढ़ेंगे हम इसके एडवांटेजेस। देखिए, लीग के एडवांटेजेस हैं, एक प्लेयर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, और इसमें क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो डिजर्विंग टीम है, जो स्ट्रॉन्ग टीम है, वही जीतती है। यानी कि इसके बेनिफिट में आप क्या लिखेंगे, पहला स्ट्रॉन्ग टीम और डिजर्विंग टीम ही टूर्नामेंट में जीतती है। दूसरा, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ टीम को भी मिलती है और प्लेयर्स को भी मिलती है, ताकि जो प्लेयर्स है या टीम है वो अच्छे से अपने परफॉर्मेंस दिखा सके, है ना। इसके बाद देखिए, ये पॉपुलर बहुत होता है लोगों के बीच, क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है ना, तो लोगों के बीच पॉपुलर बहुत जल्दी हो जाता है। साथ साथ देखिए, साथ साथ यहाँ पे
जो स्पेक्टेटर्स हैं यानी ऑडियंस है उनको अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है देखने का, मैच देखने का, है ना। और प्लेयर्स मैंने बताया था उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इससे उनका इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस हैं। आगे डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेजेस जो लीग टूर्नामेंट है वो कौन कौन से हैं। देखिए लीग टूर्नामेंट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि इनके जो देखा जाए तो इनके एक तरीके से नुकसान हैं इस तरीके के टूर्नामेंट में, वो इस प्रकार से हैं कि ये इट रिक्वायर्स मोर टाइम, टाइम ज़्यादा लेता है, यानी इस तरीके के टूर्नामेंट टाइम ज़्यादा लेते हैं। और इट्स कॉस्ट मोर, मतलब खर्चीले भी बहुत होते हैं, चाहे लंबा समय हुआ तो उसमें खर्चे भी बहुत होंगे। फिर इसके बाद देखिए एक डिफ़िकल्टी भी होती है कि जो टीमें आती हैं उन वो कैसे इतने समय तक पैसे को सेव करके किस तरीके से वहाँ पे रुकना, है ना, टाइम टाइम देना, ये थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। ऑफिसर्स का अरेंजमेंट भी आपको बहुत करना पड़ेगा, जिसमें एम्पायर, रेफरी, ये सारी चीज़ें हैं, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत होगी। नॉकआउट में ऐसा नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। देखिए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में ये थर्ड टाइप ऑफ टूर्नामेंट है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। देखिए यहाँ पे लिखा भी है थर्ड टाइप ऑफ टूर्नामेंट। ये जो टूर्नामेंट होते हैं ये खेले जाते हैं ग्रुप पे और जोनल बेसिस पे, दो बेसिस पे खेले जाते हैं। यानी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कंडक्ट होते हैं ग्रुप पे या जोनल पे। देखिए अगर मान लेते हैं इंडिया में कोई टूर्नामेंट हो रहा हो और वो टूर्नामेंट कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो रहा हो, यानी अगर कोई नेशनल प्लेयर टीम हो, मैच हो रहा हो और पर्टिकुलर प्लेयर मानते हैं हम ये तमिलनाडु या किसी भी साउथ के स्टेट में हो रहा हो, तो वहाँ पे जो यहाँ की टीमें हैं यानी उत्तर भारत की या फिर ईस्ट भारत की जो टीमें हैं, प्रदेश हैं, ये कैसे आएंगे वहाँ तक पहुँचने में, आ तो जाएंगे, डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होगी। इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया कि फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ नेशनल लेवल कंपटीशन हो रहा हो, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर ऑल द स्टेट टीम टू रीच द लाइन प्लेस for tournament. To avoid such type of difficulty, at least 4 zone can be made and a tournament can be organized at the center place of each zone. यानी आप समझ गए कि जब टूर्नामेंट होगा तो प्रत्येक जोन के सेंटर में होगा, यानी एक ही ऐसी जगह बना दी बीच में हो, सारी टीमें आ जाएं सारे, ठीक है। इसके 4 टाइप बताए गए हैं। देखिए ऐसे जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है वो एक सेंटर में खिलाए जाने वाले टूर्नामेंट है, जोन पे खेले जाने, ग्रुप में खेले जाने वाले और जोन पे खेले जाने के साथ साथ ये एक सेंटर पे खेले जाते हैं। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर यूपी और एमपी, मध्य प्रदेश की टीमें अगर खेलने जाएं कहीं बीच के प्रदेश में, अगर मान लेते हैं दिल्ली में ही खेलने जाए तो ठीक है, लेकिन अगर तमिलनाडु जाती है तो उनको ज़्यादा है, तो एक सेंटर बना दिया कि आपको यहीं पे जाना है। इसके 4 टाइप हैं। देखिए पहला जो टाइप है इसका नाम है नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट। दूसरा टाइप है इसका नाम है लीग कम लीग टूर्नामेंट। तीसरा जो टाइप है उसका नाम है नॉकआउट कम लीग। वही चीज़ें घुमा घुमा के लिख दिए, देखिए यहाँ पे नॉकआउट नॉकआउट था, यहाँ लीग लीग था। अब देखिए क्या आया, नॉकआउट, पहले नॉकआउट हुआ फिर लीग आया, यानी पहले ये वाला उठाया फिर ये वाला, फिर चौथा है आपका लीग यानी ये वाला, और फिर पांचवा यहाँ पे देखिए चौथा जो टाइप है वो आया है लीग, और फिर इसके बाद नॉकआउट, यानी इधर उधर कर दिया, पजल कर दिया इधर से इधर। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो टाइप है इसका नॉकआउट कम नॉकआउट। इसमें जो मैचेस होंगे वो ग्रुप और जोनल बेसिस पे होंगे। 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है 4 ग्रुप ABCD, यानी जोनल पे डिवाइड किया, A B C और D। इनके बीच मैच किस पे होगा, नॉकआउट कम नॉकआउट। किस पे होगा, नॉकआउट कम नॉकआउट, क्योंकि पहला जो टाइप है वो क्या है, नॉकआउट कम नॉकआउट। यहाँ पे देखिए आप सकते हैं, तो पहला जो टाइप है नॉकआउट कम नॉकआउट, उनमें सारे मैचेस होंगे नॉकआउट में। नॉकआउट का ड्रॉ फिक्चर ऐसे ही बनता है, 1 2 3 4 टीमें लिखना है, 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, इस तरीके से मैच कराना है। ये सभी में होगा, और XYZ किसी को भी आपको जिताना है, ये का ड्रॉ फिक्चर बनाना है। इसमें कोई जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं A को जिताया, यहाँ B को जिताया, यहाँ C को दिखाया, D को जिताया, ठीक है। तो इस तरीके से ABCD जिता दिया। वैसे 1 2 3 4 भी जिता सकते थे। फिर इसके बाद देखिए नॉकआउट कम नॉकआउट था, तो जो A का जोनल का जीत, देखिए इसके बीच जो इंटर जोनल मैच होगा वो कहाँ पे होगा, वो इस तरीके से होगा, जो विनर टीमें हैं उनके बीच मैच होगा। इस तरीके से ये बनाया जाता है ड्रॉ फिक्चर्स, ठीक है। इसके बाद देखिए लीग टूर्नामेंट। अब लीग में जो एक मेथड बताया था मैंने, स्टेयर केस मेथड, वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको ड्रॉ फिक्चर्स का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, वो समझ लिए। अभी अगर मैं थोड़ा बेसिक समझाऊं आपको, तो अब मान लेते 4 टीमें हैं और 4 जोन में इसको डिवाइड करें। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 4 टीमें ली और 4 जोन में डिवाइड किया। तो हम मान लीजिए स्टेयर केस बनाएंगे 4 टीम्स का, तो हम स्टेयर्स बनाएंगे 3,
ठीक है। स्टेयर्स की संख्या 3 बनाएंगे, यानी 1 1 1 बनाएंगे, इसके बाद 2 2 2 बनाएंगे, फिर 3 लास्ट में। तो 1 का मैच 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 2 का मैच 3 के साथ, फिर 4 के साथ, 3 का मैच एक 4 के साथ। इस तरीके से इन्होंने एक ड्रॉ फिक्चर बनाया। आपको शायद समझ में ना आएगी, इसका मैं वीडियो ज़रूर दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप वहाँ से निकाल लीजिएगा। जो विनर हैं उनके बीच इंटर जोन जो टूर्नामेंट होगा वो लीग पे ही होगा। तो ये आप ड्रॉ फिक्चर देख लीजिए, अलग से मैंने बनाया है क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए इस पर ज़्यादा मैं ध्यान से आपको नहीं समझा सकता। आगे टॉपिक्स की तरफ भी जाना है। अगला देखिए, अगला जो थर्ड टाइप है वो है नॉकआउट कम लीग। देखिए आप देख सकते हैं नॉकआउट कम लीग। तो पहले नॉकआउट पे खेला गया सारा जोनल पे मैच, जो विनर निकले उनके बीच जो मैच होगा वो कैसे होगा आपका लीग पे, क्योंकि इसका नाम है नॉकआउट कम लीग। चौथा देखिए क्या है टाइप, लीग कम नॉकआउट। लीग कम नॉकआउट, तो लीग पे पहले खेला जाएगा। देखिए लीग पे सारा खेला गया, यानी स्टेयर केस बनाया गया। स्टेयर केस में देखिए मैंने बताया ना आपको 1 1 1 लिख देना है, फिर 1 के जस्ट बाद 2 आता है, 3 लिखते हैं, 4 फिर लिख दें, फिर एक स्टेयर छोड़नी पड़ती है, इसमें स्टेयर्स बनानी है। ठीक है, मेथड है स्टेयर केस मेथड। और इसमें फिर आखिरी में क्या है नॉकआउट, तो नॉकआउट की तरह ये फाइनल मैच हो गए। इस तरीके से ये पूरे मैचेस खेले जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, ड्रॉ फिक्चर्स। एंड ड्रॉ फिक्चर्स कैसे बनाना है, बाई और सीडिंग। देखिए यहाँ पे लिखा है बाई और सीडिंग। देखिए बाई और सीडिंग किस तरीके से आपको बनाना है, लिखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे की तरफ बढ़े ड्रॉ फिक्चर्स में, देखिए ये पॉइंट्स हैं नॉकआउट टूर्नामेंट्स को। अगर आपको नॉकआउट टूर्नामेंट के ड्रॉ फिक्चर्स बनाने हैं तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन से वो 6 पॉइंट्स हैं, देखिए पहले आपको पार्टिसिपेटिंग टीम पता होनी चाहिए, कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। पहला पॉइंट ये क्वेश्चन में दिया होगा, तो ये पॉइंट आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन पेपर में कुल कितनी टीमें आई हैं वो पता हो जाए। फिर दूसरे में है कुल बाई। भाई एक टर्म है जिसमें टीम पहले राउंड ना खेल के सेकंड राउंड खेलती है। ठीक है, तो बाई के बारे में मैंने बता दिया कि क्या निकालना है, बाई। ठीक है, अब बाई निकालने के बाद थर्ड जो पॉइंट इसमें है, आपको क्या करना है, प्रत्येक को हाफ या क्वार्टर में डिवाइड करना है। जितनी टीमें हैं ना उनको हाफ और क्वार्टर में डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए 10 टीमें हैं तो हाफ हाफ यानी 5 टीमों में डिवाइड करना है, उसका फॉर्मूला है। अगर 12 है तो उसको कैसे डिवाइड करना है, उसका फॉर्मूला है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बाई अगर आपने निकाला है, बाई निकालने के बाद बाई को उनके क्वार्टर में कैसे देना है या हाफ में कैसे देना है, ये आपको निकालना है। तो चौथे राउंड में, 5वें राउंड में आपको टोटल राउंड निकालने हैं, और लास्ट जो राउंड है 6 राउंड है उसमें टोटल मैचेस निकालने हैं। ये नॉकआउट टूर्नामेंट के इम्पॉर्टेंट यानी एसेंशियल पॉइंट्स हैं। ये 6 पॉइंट आपको बनाने ही बनेंगे अगर ड्रॉ फिक्चर बनाना है। अब देखिए सबसे पहले हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अपना ड्रॉ फिक्चर्स, तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में। अगर मान लेते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 16 टीम्स हैं, 15 टीम्स हैं, 15 टीमें हैं, तो बाई, अब कितनी बाई देंगे, तो बाई निकालने का मैंने क्या बताया था, बाई ऐसा होता है जैसे जब 2 के पावर में टीम ना हो। 2 का पावर मतलब 2 4 8 16, इन संख्याओं में अगर टीम नहीं होती है तो उनके बीच मैच नहीं हो सकता है। मतलब देखिएगा फॉर एग्जाम्पल अगर 3 टीमें हैं तो 1 का 2 के साथ मैच हो गया। अब 3 क्या करेगी, तो 3 के लिए एक वर्ड निकाला गया बाई, इसको बाई दे दिया जाएगा, ये नेक्स्ट राउंड चली जाएगी, और जो 1 और 2 में विजेता होगा वो इसके साथ मैच खेलेगा। यानी एक तरीके का बेनिफिट, एक तरीके का क्या मिलेगा, प्रिविलेज ऐसी टीमों को। वो टीमें कोई भी हो सकती हैं XYZ, वो ड्रॉ फिक्चर्स के ऊपर है, वो ड्रॉ फिक्चर जो बनाने वाले हैं उनके ऊपर है, वो किसी भी टीम को दे सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि जब टीमें 2 के पावर में नहीं होती, जैसे ये टीम 15 2 के पावर में तो है नहीं, 2, तो ये डिफरेंस देखा जाता है, इनके बीच का क्या डिफरेंस आएगा। 2 के पावर से हम माइनस कर देंगे 2 के, देखिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीम एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर इन पावर ऑफ 2, यानी 16 में से एक इसको घटाएंगे 15 तो 1 बाई आएगी। ये आंसर हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको एक बार फिर से हम अगर समझें कैसे बाई निकालना, तो एक और एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल है 19 टीम्स का। अगर हम 2 के पावर में इसको चेक करें तो ये 2 के पावर में तो होगा नहीं, क्योंकि 2 के पावर कौन है, 2 4 8 16 32 64, ये है ना। अब देखिए यहाँ पे 19 टीम्स हैं, तो 19 जो है वो 16 और इसके बीच में आएगा, 32 के बीच, यानी 16 और 32 के बीच में आएगा। तो हम माइनस करेंगे 32 से, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर विच इज़ इन पावर, यानी कि 2 की हाईएस्ट पावर में जाना है, 2 की हाईएस्ट पावर में जाना है, और टीम को देखते हुए, टीम 19 है और 32 से हम माइनस करें, 32 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13 बाई।
ये बाई निकालने का तरीका है। अब हम कैसे हम निकालेंगे अपर हाफ और लोअर हाफ में। देखिए यहाँ पे लिखा है ईच टीम अपर हाफ और लोअर टाइम, तो ये आप समझ में आ गए हो कि बाई कैसे निकाली जाती है। अब अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करने के लिए, अब अपर हाफ में अगर डिवाइड करना है तो हम टोटल नंबर टीम लिखेंगे +1 कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टीम यानी टीम को हम n से डोनेट करते हैं +1/2 लिख देंगे। अगर लोअर हाफ की टीम निकालनी है तो n-1/2 यानी टोटल नंबर टीम -1। देखिए फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल भी होगा इसके नीचे देखें। अगर मान लीजिए अपर और लोअर हाफ में टीमों निकालनी 11 टीमें हैं, तो मैंने क्या बताया था कि अपर हाफ के लिए क्या है n+1/2। तो n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम 11 है, +1 12 हो गया। तो ये इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये 12 से अगर हम 2 को करेंगे तो 6 अपर हाफ में 6 ऊपर आ जाएंगे, नीचे 5 आ ही जाएंगी। एक कॉमन सेंस की बात है, अगर 11 में 6 ऊपर गई तो 5 नीचे है, लेकिन फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। फार्मूला कहता है n-1/2, तो n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम 11 -1/2, तो ये 10 हो गया, और हम जब इसको करेंगे तो 5 हो ही जाएगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगला दिखा है अपर हाफ लोअर हाफ में डिवाइड करना है और बाई भी निकालनी है, बाई निकालनी है और अपर हाफ और लोअर हाफ में। तो बाई निकालने के लिए मैंने बताया था कि टीमें 2 के पावर में नहीं होंगी, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से 2 की हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। तो 11 टीम्स है तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 4 8, अभी भी हाईएस्ट पावर नहीं हुआ है 16। इन 2 का पावर देखना है, यानी 2 4 8 16 32 इस तरीके से। तो अब 16 तो ज़्यादा हो गया 11 से, तो हम माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पे देखिए लिखा भी है 16 - 5। अब बाई कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ बाई कहा गया है कि अपर हाफ में कितनी बाई देनी, लोअर हाफ में। तो जिस जगह से हमने हाफ निकाला था उसी हिसाब से ऐसे निकलेगा, बस क्या होगा कि NB लिखा होगा। फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, देखिए जब अपर हाफ के लिए निकालते हैं तो NB -1 हो जाता है। तो NB मतलब टोटल बाई 5 है, 5 में से 1 कम कर दिया तो ये 4, ये 2 बाई आए। और लोअर हाफ के लिए क्या है NB+1, NB का मतलब होगा यहाँ नंबर ऑफ बाईज़, ठीक है, नंबर ऑफ बाईज़, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, तो यहाँ पे 3 बाईज़ आ जाएंगी। इस तरीके से हम बाई निकालते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ में। जब ड्रॉ फिक्चर्स की तरफ जाएंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आगे की तरफ देखें, अगर ड्रॉ फिक्चर में बाई आ गई हैं, कितनी भी बाई आ गई हैं, उनको किस तरीके से ड्रॉ फिक्चर में फिक्स करना है, यानी फिक्सिंग बाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेथड ऑफ फिक्सिंग बाई क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे पहला जो है उसमें फर्स्ट बाई किसको दी जाती है, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। पहली बाई किसको दिया जाता है, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। सेकंड बाई अपर हाफ, देखिए अपर हाफ की फर्स्ट टीम को आप देख सकते हैं। थर्ड बाई किसको दिया जाता है, थर्ड बाई इज़ टू गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। और लास्ट बाई किसको दिया जाता है, फोर्थ बाई इज़ द गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, ठीक है, लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, सॉरी अपर हाफ की लास्ट टीम को दिया जाता है। ठीक, ये समझ गए होंगे आप। पहले लोअर हाफ पहली बाई किसी दी जाती है, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। सेकंड बाई किसको दी जाए, यहाँ पे देख लीजिए, सेकंड बाई किसको दिया, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। थर्ड बाई किसको दी जाती है, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। और फोर्थ बाई किसको दी जाती है, अपर हाफ लास्ट टीम, ठीक है। इस तरीके से बाई, और फिर इसके बाद ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है सेम ऑर्डर। अगर 5 हैं तो फिर फर्स्ट पे आ गया। ये आपको ड्रॉ फिक्चर्स में अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देके इन्होंने बताया कि पहली बाई किसको देनी है, लोअर हाफ लास्ट टीम, यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया। सेकंड बाई किसको देनी है, अपर हाफ फर्स्ट टीम। थर्ड बाई किसको देनी है, लोअर हाफ। ये देखिए लोअर हाफ और अपर हाफ में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। लोअर हाफ अपर हाफ के बारे में मैंने बताया था कि अगर 11 टीमें हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे, n+1/2, ये अपर हाफ UH, ठीक है। तो ये अपर हाफ में 6 टीमें आ जाएंगी यहाँ पे जब हम करेंगे 11 से। और लोअर हाफ में कितनी आएंगी, अगर हम माइनस कर देंगे लोअर हाफ में तो 5 टीमें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। आप उसको चेक करिएगा, आगे मैंने इसको बताया है, ठीक है। अब तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब फोर्थ बाई देने के बाद देखिए फिफ्थ बाई अगर देनी है किसी को तो फिफ्थ बाई देनी किसी को देंगे। देखिए फर्स्ट बाई किसको देनी है, लोअर हाफ लास्ट टीम। सेकंड बाई अपर हाफ फर्स्ट टीम। थर्ड बाई गिवन टू द लोअर हाफ फर्स्ट टीम। फोर्थ बाई किसको देनी है, अपर हाफ लास्ट टीम। और फिफ्थ बाई देखिए अगर फिफ्थ बाई देनी हो तो क्या करें, फिर लोअर हाफ लास्ट टीम। अच्छा, जिसको बाई मिल गई उस वो टीम सेकंड राउंड खेलेगी, देखिए यहाँ पे बना है। और जिनको बाई नहीं मिली, जैसे 2 या 3 इनको बाई नहीं मिली, ये आपस में खेलेंगे, इनका विनर सेकंड राउंड खेलेगा। ये है बाई। तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपको। आगे की तरफ चलेंगे तो नंबर ऑफ़ मैचेस कैसे निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ़ मैचेस का फॉर्मूला है नॉकआउट में n-1। n मतलब टोटल टीम में से 1 कम कर दीजिए। 11 टीमें हैं तो 1 कम किया 10 मैच।
मैचों की संख्या। राउंड कैसे निकालेंगे? देखिए राउंड निकालने के लिए यही फॉर्मूला है कि हम 2 के पावर में चेक करते हैं। देखिए इफ़ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम इन 2 इन ऑफ 2, तो जब मान लेते हैं 16 टीमें हैं तो नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे? 4 होंगे। लेकिन वहीं अगर नंबर ऑफ राउंड अगर टीमें कम हो, मान लीजिए टीमें 10 हैं, तब भी टोटल नंबर ऑफ जो राउंड होंगे वो कितने होंगे आपके? 4। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपने मैंने बताया था 2 के पावर में ही देखा जाता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ 2, फिर वही राउंड होते हैं उतने ही। ठीक है, इसको अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ये समझिएगा कि अगर मान लीजिए 10 टीमें हैं, 2, 4, 8 और 16, तो नंबर ऑफ़ राउंड 1, 2, 3, 4 ऐसे हम काउंट करें तो ये चौथे पे आएगा, क्योंकि ये 10 इसके बीच में है और हाईएस्ट पावर ऑफ 2 में देखा जाए तो इसी से हम माइनस करेंगे। इसलिए अगर 7 टीम होती तो राउंड 3 आ जाते, अगर 6 होता तो राउंड 3 हो जाएगा, अगर 3 टीम्स होती तो कितने राउंड हो गए? तो इस तरीके से समझिएगा। इसका अगर आपको ना समझ में आए तो मैं इसका वीडियो अलग से बना के पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ करें, क्वार्टर में कैसे चेंज करना है, तो क्वार्टर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए सबसे पहले समझिए क्वार्टर कहते किसको? चौथाई भाग को हम क्वार्टर बोलते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये हम स्क्वायर बनाते हैं तो एक ये और एक ये, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये वाला एक पार्ट, इसको चौथाई हिस्सा बोलते हैं। तो कितनी भी टीमें हो आपको 4 से भाग देना है, यानी 28 टीमें हैं तो हम 4 से अगर हम इसको भाग करेंगे, 7 चौक 28, यानी 7, 7, 7 और 7 आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया टीमों को। लेकिन अगर 29 हो जाएं, यानी 29 टीम्स हो जाएं, तो हम क्या करेंगे? +1 सबसे पहले क्वार्टर में देंगे। अगर 30 हो जाए तो हम दूसरा जो हम टीम ऐड करेंगे वो देखिए 30 में क्या किया? पहले पे एक ऐड किया और फिर तीसरे पे ऐड करना है, यानी टीम यहाँ पे 8-8 होंगी, 8-8 होंगी पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे क्वार्टर में, और दूसरे और चौथे में टीमों की संख्या सेम रहेगी 7-7। ठीक है, इसी तरह देखिए एक और 34, देखिए 34 में देखिए इन्होंने क्या किया कि 8-8 दे दिया, यानी 8 चौकू 32, 8 से 4-4 दे दिया, फिर इसके बाद देखिए 4-4 8-8 दे दिया। ठीक है, 4 से भाग किया, 4 से भाग करने पर 34 को जब हम भाग करेंगे तो 8 आएगा, और जो रेमेडियल शेष बचेगा वो 3 बचेगा। तो जो शेष बचा उसको कैसे देना है? पहले क्वार्टर को दे दिया, फिर तीसरे क्वार्टर को दे दिया, है ना। अगर इसके बाद एक और टीम होती तो हम दूसरे पे देते और चौथे पे फिर तो बराबर हो ही जाता। लेकिन मान लीजिए टीमें 34 हैं तो सब में बराबर दे दिया। अगर 31 होती टीमें तो देखिए पहले अगर देखें तो हम 7 चौक 28, 28 यानी 7 को 31 को हम 4 से भाग करेंगे। तो जब 4 से हम भाग किया, देखिए 31 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 आया, और ये यहाँ पे 28 होगा। इसका रेमेडियल बचा 3, यानी इसका शेष 3 बचा। तो हम क्या करेंगे? 31 में 7 पहले, दूसरे, तीसरे सब 7 लिख देंगे। फिर इसके बाद जो रेमेडियल 3 बचे हैं इसमें पहले को देंगे, फिर तीसरे को देंगे, फिर चौथे को देंगे। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं क्वार्टर में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टीमें संख्या में ज़्यादा हों तो हम क्वार्टर में चेंज करते हैं। इसके बाद ये ड्रॉ फिक्चर्स है। ड्रॉ फिक्चर्स के बारे में मैंने सेपरेटली अलग से वीडियो बना के रखा है, वो आप देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ड्रॉ फिक्चर कैसे बनाए जाते हैं वो देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सीडिंग क्या है? देखिए सीडिंग एक तरीके का प्रिविलेज है, टीमों को दिया जाता है। वो स्ट्रांग टीम पहले राउंड ना खेल के, स्ट्रांग टीमें जो हैं वो पहले राउंड ना खेल के उनको उचित प्लेस पे रखा जाता है। उचित प्लेस कैसा हो सकता है? कहीं पे भी रख सकता है, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, उचित प्लेस होना चाहिए बस। स्ट्रांग टीम के लिए है। स्ट्रांग टीम कैसे पता चलेगी? लास्ट ईयर की विनर टीमें, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें, है ना। तो इस तरीके से उनको सीडेड दिया जाता है। ठीक है, आप समझ गए। इज़ द टीम कैप्टन टॉप, है ना, टॉप पे रखा जाता है। जैसे बाई में सबसे ऊपर रख दिया, उनको सेकेंड राउंड में भेज दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो एक तरीके से प्रिविलेज है। सेम उसी तरीके से है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन दिया भी है कि 11 टीम से 4 को उन्होंने सीडेड दे दिया। फिर क्या होगा? जब 4 को सीडेड मिल गया तो बाकी जो टीमें बनी उन टीमों को सेम एज इट खेलना है, और बाई भी इसमें सारी निकलना है। इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप आराम से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये ड्रॉ फिक्चर्स में आपको टाइम लगा, अलग से आपको टाइम देना है। ये थ्योरी के पोर्शन नहीं है, इसमें आपको उसको लगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीखना। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। सीडिंग, स्पेशल सीडिंग, स्पेशल वर्ड जुड़ गया। सीडिंग दूसरा था, प्रिविलेज मिलता था, सेकंड राउंड में जाने को मिल सकता था, या फिर एक उचित जगह पे जहाँ पे वो मैच खेलें। अब स्पेशल सीडिंग में क्या है? टीम डायरेक्टली इंटर करती है क्वार्टर फाइनल में या फिर सेमीफाइनल में। उसको वेट नहीं करना पड़ता है लॉन्गर टाइम तक, बहुत समय तक उसको वेट नहीं करना है, सीधे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल।
अब आगे की तरफ बढ़ें। इसमें मान लेते हैं 4 टीमें हैं, देखिए 4 टीमें हैं ये जिनको मिला है सीडेड। यहाँ पे एक ड्रॉ फिक्सर दिया है, एग्जांपल 20 टीमें। ऐसे जो मैचेस होते हैं वो टेबल टेनिस में खेले जाते हैं, बैडमिंटन में खेले जाते हैं। ऐसे मैचेस में ये स्पेशल सीडिंग दी जाती है, ठीक है। इनको देखिए क्वार्टर फाइनल में सीधे जगह दिया गया, क्वार्टर फाइनल सीडेड मिला और क्वार्टर फाइनल में थर्ड राउंड में खेल रहे हैं। ऐसी टीमें, ऐसी 4 टीमें होंगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ये 4 टीमें हैं, देखिए 10 है, 11 है और उसी तरह जैसे 22 दी गई है इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट यानी लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में आपको साइकिल मेथड, स्टेयर केस मेथड ये आपको पढ़ने हैं इसमें। देखिए साइकिल मेथड में क्या होता है, जो मेथड होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ मैचेस निकाले जाते हैं वो सिंगल लीग के निकाले जाते हैं, NN-1/2। साइकिल मेथड खेला कैसे जाता है, देखिए साइकिल मेथड का ड्रॉ जो फिक्सचर है उसमें होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से इन्होंने लिखा 1 2 3 4 इस तरीके से आप लिखना है। अगले जो स्टेप में ये 6 जो है वो 2 की प्लेस ले लेगा, 1 यहाँ पे स्थिर रहेगा, 1 स्थिर रहेगा। देखिए 1 सभी पे स्थिर है यानी पहले वो टॉप पी पे है, बाकी राउंड करेंगे। फिर 5 इस तरीके से राउंड इनकी जगह ले लेगा, फिर 4 ऊपर वाला जो है इनकी जगह ले ले, ऐसे ऐसे क्रॉस, ठीक है। ये चलता है, इसका भी वीडियो में मिल जाएगा क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा, इसका आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा और एक एक स्टेप को आराम से फॉलो करना तभी समझ में आएगा। बाकी बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम लिमिटेड समय में अच्छे पूरे जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं डिसाइड जो मेथड है कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन विनर है लीग में। उसमें देखिए एक ब्रिटिश मेथड है और एक अमेरिकन मेथड है। ब्रिटिश मेथड में अगर कोई टीम जीतती है तो उसको 2 पॉइंट मिलता है, कोई टीम हार जाती है तो उसको 0 पॉइंट, और कोई मैच ड्रॉ कर ले जाती है टीम तो क्या होता है 1 पॉइंट दोनों टीमों को दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है कि अगर मान लेते हैं कोई टीम कोई टीम जो है उसने 8 मैच खेले, 6 जीता, तो अगर 8 मैच में वो 6 जीता तो आप देख सकते हैं कि 6 को अगर हम 2 से गुणा करें क्योंकि 2 विनिंग पॉइंट हैं तो उसको 12 हो गए, और 2 इसने कहा है कि ड्रॉ हो गए तो 2 और मिल गए यानी 14 पॉइंट उसको मिल गए। यहाँ पे ये देखिए आप लिखा है टोटल पॉइंट उस टीम के 14 है, और टोटल कितने हो सकते थे अगर सभी जीत जाती तो 16, तो उसका विनिंग परसेंटेज आया 87.5। आप इसको निकाल लीजिएगा, विनिंग परसेंटेज सिंपल ही है। इसके बाद देखिए अमेरिकन मेथड में क्या होगा कि जो विनिंग परसेंटेज निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ टीम मैचेस कितने हुए हैं, ये टोटल मैचेस कितने जीते हैं, कितने 5 जीते हैं 8 में, ड्रॉ यानी और टाई का इसमें कोई काउंट नहीं किया जाता है तो 62.5 यानी अगर ड्रॉ हो जाता है तो 0 पॉइंट, कोई पॉइंट काउंट ही नहीं किया जाता है तो पॉइंट की बात ही नहीं। आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है जिसका नाम है इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। देखिए जो इंट्राम्यूरल है और एक्स्ट्राम्यूरल है ये लैटिन वर्ड है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इंट्रा मीन्स विद इन यानी कि जो 4 दीवारियों के बीच खेले जाने, और म्यूरल्स का मतलब है वॉल, जो इसका मतलब हुआ द एक्टिविटी, इट मीन्स द एक्टिविटी विच आर परफॉर्म विद इन द वॉल विद इन द कैंपस, और किसी भी स्कूल में या किसी भी कैंपस में खेले जाने वाले मैचेस को हम इंट्राम्यूरल करते हैं। उसमें कोई बाहरी टीम नहीं खेलती है, स्कूल की टीमें आपस में खेलती हैं, जैसे कि हाउस गेम होते हैं ना, जैसे रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, है ना। तो ये सारे गेम जो होते हैं उन हाउसेस के बीच होते हैं और क्लास वाइज होते हैं, फर्स्ट का सेकंड के साथ, थर्ड का फोर्थ के, ये जो है इंट्राम्यूरल कंपटीशन बोले जाते हैं। जो समझ में आ गया होगा इंट्रा का मतलब क्या हुआ, इंट्रा मीन्स होता है विद इन। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई अदर स्कूल का स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, अलग स्कूल इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ, देखिए इसका ऑरिजिन यूएसए से हुआ। यूएसए इसका बोला जाता है बेसबॉल का, इसने पहली 1864 में इसने इंट्राम्यूरल बेसबॉल जो है कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। आगे चल के थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, हाई स्कूल में भी ये डेवलप किया। 1925 में हाई स्कूल में स्टार्ट किया, एक डिपार्टमेंट बनाया, इस्टेब्लिश किया इंट्राम्यूरल डिपार्टमेंट इन यूएसए। तो ये कुछ स्टोरी है इसके बारे में, आप लिख सकते हैं इसके बारे में। आप सिग्निफिकेंस लिखिए, इसके जो महत्व हैं वो कौन कौन से हैं। इसका मेन महत्व है स्कूल के सारे बच्चे खेलें। जब अगर आपके स्कूल के टीम के बीच होगा, स्कूल के बच्चों के बीच होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक गेम फॉर ए ईच एंड ईच फॉर ए गेम, प्रत्येक के लिए एक गेम और एक खेल प्रत्येक एक के लिए, यानी सभी के लिए एक खेल, ये इसका मेन मोटो है।
तो सभी के लिए एक अगर खेल है तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा कि उनका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी होगा। इंट्रामुरल्स की जो सिग्निफिकेंस में ये लिखा है कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है ऐसे गेमों से। जब वो खेलेंगे तो जाहिर सी बात है फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली वो स्ट्रांग होंगे, वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, स्ट्रेस लेवल कम होगा, है ना। साथ साथ देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे लीडरशिप क्वालिटीज़, है ना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, है ना। बहुत सारे बच्चे अपॉर्चुनिटी के कारण, बहुत सारे मौके उनको ना मिलने के कारण वो गेम्स में नहीं खेल पाते हैं। मैक्सिमम रिक्रेशनल चीज़ें होंगी उनके अंदर, एक्टिविटी जनरेट होगी उनके अंदर, चीज़ों को समझने, है ना, रिक्रेशनल स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये गेम किसके लिए है, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए। देखिए, दे टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट, प्रत्येक बच्चों के लिए है। सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्कूल के, और मौका सभी को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे होता है क्या, क्लास में जो टीमें बनती हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक या दो टीम में रखा जाता है ताकि सारे बच्चों को मौका मिलते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ जनरेट होती है इससे। देखिए लिखा है टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ अमंग स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। देखिए फीलिंग लीडरशिप क्वालिटीज़, देखिए टू डेवलप फीलिंग ऑफ लीडरशिप, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आगे की तरफ पढ़ेंगे, इसमें देखिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। देखिए कई तरीके के गेम होते हैं, जैसे मेजर गेम्स, वो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंटरमीडिएट में। वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ये सारी। माइनर गेम जैसे शटल रन, खो खो, है ना, टैग गेम। इसके बाद देखिए रिदमिक, पीटी, है ना, मास पीटी, है ना, फोक डांस, ड्रम बेल, ये सारे आपके रिदमिक आ जाते हैं। क्रिएटिव, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना। लास्ट कम्बैट, जिसमें बॉक्सिंग, जूडो, टैकेंडो, है ना, कराटे, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये सारे गेम आप इंट्राम्यूरल कंपटीशन में खेले जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा म्यूरल। एक एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ पे देखिए, ये भी जो एक्स्ट्रा म्यूरल्स है ये लैटिन वर्ड है, इसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है। एक्स्ट्रा और म्यूरल्स दो वर्डों से बना है। एक्स्ट्रा का मतलब हुआ आउटसाइड, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, और म्यूरल्स का मतलब वॉल, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें बाहर की टीमें पार्टिसिपेट कर सकें। जैसे कि मान लीजिए इंट्रामीडिएट में क्या था, केवल उसी स्कूल की टीमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसी स्कूल की हाउस की टीमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, बाहर के स्कूल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। इंट्राम्यूरल में स्कूल की टीमें, एक्स्ट्राम्यूरल में देखिए, एक्स्ट्राम्यूरल इंट्राम्यूरल का यही आप समझिए कि कोई ना कोई बाउंड्री लगा देना, कोई ना कोई ऐसा पेच लगा देना जिसमें वही लोग आ सकते हैं, है ना। कोई ना कोई ऐसी चीज़ बता देना कि जिसमें वो टीमें, वो स्कूल की टीमें आ जाती हैं। एक्स्ट्रा म्यूरल में ऐसा नहीं, कोई भी टीम आ सकती है इसमें। देखिए इसके सिग्निफिकेंस सेम एज इट है। थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे दोनों में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। वहाँ पे सभी को मौका मिलता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ अपना मेंटेन रखेगा स्कूल्स के मैचेस में, उसी को मौका दिया जाएगा। एक्स्ट्रा म्यूरल्स में ये देखा गया है। इनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस, आप स्पोर्ट परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं। नॉलेज होगी आपको स्पोर्ट टेक्निक्स की, आपकी स्किल्स की, जो स्किल्स आप हैं उसमें और बहुत सारी स्किल्स और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। दूसरे स्कूल्स की टीमों के साथ बहुत सारे मौके मिलेंगे ताकि आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें देखिए लिखा है ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन सी है। देखिए यहाँ पे इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, आप स्टैंडर्ड अपना इम्प्रूव करेंगे, स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। साथ साथ देखिए इसके साथ साथ नए रूल्स और रेगुलेशन को भी जानेंगे, रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स को भी जानेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कम्युनिटी स्पोर्ट्स, इसका लास्ट जो टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कम्युनिटी स्पोर्ट्स। इसका पर्पज़ क्या है, देखिए कम्युनिटी स्पोर्ट्स का मेन मोटिव आपको बता दूं। देखिए जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं, लेकिन कम्युनिटी स्पोर्ट्स में क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स होते हैं वो उन्हीं को साथ लेते हुए, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सबको साथ लेते हुए एक गेम आयोजित करना, और उसमें कोई जीत हार का फैसला ना होना। जैसे कि रन फॉर फन, रन फॉर हेल्थ। देखिए यहाँ पे उसका बेनिफिट क्या है, एनवायरनमेंट उनका हेल्दी होगा, लोग रनिंग, जंपिंग ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, कोई कंपटीशन नहीं, बस इन्जॉयमेंट के लिए वो वर्कआउट करेंगे। जैसे हेल्थ है, सोशल वैल्यूज़ हैं,
है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्पोर्ट डे, एक तो एक समझिए कम्युनिटी स्पोर्ट में पहला है स्पोर्ट डे। स्पोर्ट डे हर स्कूल में मनाया जाता है, हर स्कूल में कुछ वीक के लिए कुछ डेज़ के लिए मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं और स्कूल्स में टीमें आपस में खेलती हैं। मेन इसका मोटो होता है कि स्पोर्ट्स के बारे में लोगों को जागरूक करें, क्योंकि इंट्रामुरल जितने भी कंपटीशन स्कूल की टीमें खेलती हैं उसमें स्कूल में। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 29 अगस्त 2019 से ये जो मेजर ध्यानचंद की जो एनिवर्सरी है उस दिन जो है क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने ये पर स्टार्ट किया कि कम्युनिटी स्पोर्ट्स या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होने शुरू होने गए। ये सारी चीज़ें थी, पहले भी ऐसे इवेंट्स होते थे जैसे हेल्थ रन। अब हेल्थ रन में क्या करना है, लोगों को अवेयर करना है, सोसाइटी को अवेयर करना है कि फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तभी मेंटेन रहेगा हेल्थ, गुड हेल्थ होगा, ठीक है। और जो उसका फंड थोड़ा बहुत जो पैसा हो वो चैरिटी कर दिया, ठीक है। रन फॉर फन, जैसा मैंने बताया, रन रन करते हुए फन के साथ, मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि उसमें कितने किलोमीटर तक जाना है, इतने किलो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इन्जॉयमेंट के लिए और लोगों के साथ थोड़ी देर के लिए रन किया, रन फॉर फन किया और लोगों को मैसेज दिया कि देखिए भाई ऐसा है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी रैलियाँ निकलती हैं जिसमें लोग मैसेज देते हैं कि वोट करना है या लोग निकलिए। देखिए रन फॉर स्पेसिफिक कोई भी कॉज हो सकता है, कोई भी ऐसा कॉज जो, जैसे कि इस समय कोविड-19 चला था तो उस समय लोगों को जागरूक करें कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है ना। इसी तरह जब स्पेसिफिक कॉज कोई भी हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड, जैसे स्पेसिफिक कोई भी डिसीज़ से रिलेटेड, है ना, ये सारी चीज़ें। तो कोई भी सोशल इशू हो उससे रिलेटेड उसमें आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ये रन फॉर यूनिटी, ठीक है, रन फॉर यूनिटी यानी सभी धर्मों को एक साथ रखने के लिए और मैसेज देने के लिए कि सभी धर्म एक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस जो कम्युनिटी स्पोर्ट्स है इसका बहुत ही सिंपल टॉपिक्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी समझ में मैंने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दिया। जो कुछ टॉपिक्स मैंने बताया ना उनका ड्रॉ पिक्चर्स है, उसको आपको एक बार कोशिश करनी है बनाने की और उसका वीडियो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक